नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर करमवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, श्री कृष्ण गवर्नमेंट कॉलेज कमाली, रेवाड़ी। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सभ्यता के बारे में जिसका विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है, कांस्ययुगीन सभ्यता, जो मिस्र के अंदर नील नदी के किनारों पे डेवलप हुई, हजारों सालों में एक महान सभ्यता के रूप में विकसित हुई। इस सभ्यता के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने भी इसको नील नदी का वरदान कहा है, क्योंकि इस नदी के दोनों ही किनारों पे हजारों सालों के दौरान ये सभ्यता फली फूली। मोटे तौर पर अगर इस सभ्यता का काल हम देखें तो इस सभ्यता का जो काल है वो 3500 ईस्वी पूर्व से लेके और लगभग 600 साढ़े 600 ईस्वी पूर्व के मध्य तक ये सभ्यता अपनी उन्नत अवस्था में रही। इस सभ्यता को बसाने वाले लोगों के बारे में हालांकि इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इस सभ्यता को बसाने वाले मिश्रित जाति के ही थे। जैसे यहाँ लीबियन लोग भी थे, सेमेटिक भी थे, सीरियन भी थे, ईजियन भी थे। तो इस तरह से ये सभ्यता अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने एक बहुत ही लंबे समय के बाद एक महान सभ्यता के रूप में बसाई। यह सभ्यता लगभग 18वीं शताब्दी तक आप ये समझिए कि दुनिया से अनजान थी, दुनिया को इस सभ्यता के बारे में नहीं पता था। 19वीं शताब्दी तक भी लगभग यही प्रारंभ में ये स्थिति रही, लेकिन जब 1798 ईस्वी में नेपोलियन ने मिस्र पर आक्रमण किया तो नेपोलियन अपने साथ कुछ विद्वानों को भी लेके गया और उन विद्वानों ने पहली बार इस सभ्यता के महान अवशेषों का अध्ययन किया। विशेष रूप से जो रोशेटा अभिलेख मिला, जो 3 लिपियों में लिखा गया था, इस अभिलेख का बाद में अध्ययन हुआ और एक फ्रांसीसी विद्वान शापोलियो ने लगभग 20 साल के अथक प्रयास के बाद 1832 ईस्वी में इसकी लिपि को पढ़ लिया, डिसाइफर कर लिया और उसके बाद यहाँ काफी पुरातात्विक खुदाइयां हुई। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी के दौरान 20वीं शताब्दी और खुदाइयां आज भी जारी हैं। तो पता चला कि ये एक बहुत महान सभ्यता थी। इस सभ्यता का अगर कालानुक्रम देखा जाए तो ये विश्व की 2 और महान सभ्यताओं के समकालीन थी, जिसमें एक सभ्यता भारतीय क्षेत्र की हड़प्पा सभ्यता और दूसरी वर्तमान इराक क्षेत्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये तीनों ही सभ्यताएं कांस्ययुगीन सभ्यताएं थी, क्योंकि इस युग के मनुष्य ने तांबे के अंदर जस्ता मिलाकर एक नई धातु को बनाना सीख लिया था, जिसको कांस्य कहा जाता है। तो इस सभ्यता के दौरान कांस्य का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ और ये तीनों ही सभ्यताएं कांस्ययुगीन सभ्यताएं के रूप में जानी जाती है। जब इस सभ्यता का काफी उत्खनन हुआ, काफी स्थलों पे खुदाई हुई, बहुत से इसके स्थल खोदे गए और इस सभ्यता के जो भवन अवशेष और दूसरे जो महान अवशेष बचे हुए थे उनका अध्ययन हुआ। विशेषकर पिरामिडों का जब अध्ययन हुआ 19वीं शताब्दी के दौरान, तो पता चला कि ये सभ्यता न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में ये सभ्यता महान थी। तो इस सभ्यता को अब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इसके मुख्य बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इस सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन, तो इस सभ्यता के प्रारंभ में आप देखेंगे कि लगभग 3400 ईस्वी पूर्व के आसपास जो मिस्र का जो क्षेत्र था जहां ये सभ्यता पनपी, वहां 2 बड़े भाग थे, एक ऊपरी मिस्र का हिस्सा, एक निचला मिस्र का हिस्सा। तो मेनीज नाम के एक शासक ने प्रारंभ में जो एक ये शुरुआती राजतंत्र की जब स्थापना हो रही है, मेनीज नाम के एक शासक ने इन दोनों ही क्षेत्रों को मिलाकर एक संयुक्त साम्राज्य स्थापित किया और उसके बाद एक लंबी परंपरा है। मोटे तौर पर अगर आप देखो तो 3400 ईस्वी पूर्व से लेके और 600 ईस्वी पूर्व के मध्य लगभग 31 अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पे शासन किया है। कई राजवंशों का शासनकाल कई सदियों तक का रहा है। तो इस तरह से एक बड़ा समृद्ध राजनीतिक इतिहास इनका रहा हुआ है। अध्ययन की सुविधा के लिए हम देखते हैं कि ये जो काल है 3400 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 साढ़े 600 ईस्वी पूर्व तक का, मिस्र के अंदर इन बड़े काल को हम 3 भागों में बांट कर देखते हैं राजनीतिक आधार पर। जैसे कि सबसे पहले प्राचीन काल, या जिसको पिरामिड काल भी कहते हैं, क्योंकि पिरामिडों का निर्माण सबसे ज्यादा इस काल में हुआ।
लगभग 3400 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व के मध्य ये जो पहला फेज था, जिस दौरान राजतंत्र अच्छे से स्थापित हुआ, अच्छे से व्यवस्थाएं स्थापित की गई उनके द्वारा, और विशेषकर इन शासकों के मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों के द्वारा इन शासकों के लिए जो पिरामिड बनवाए, तो ये काल पिरामिड काल भी कहलाया जाता है। दूसरा मध्यकाल या सामंत काल भी कहते हैं। एक दौर ऐसा भी आया 2500 ईस्वी पूर्व के बाद कि धीरे धीरे जो वहाँ के शासक थे, फराओ, उनकी शक्ति में कहीं न कहीं कमी आई, कहीं न कहीं थोड़ा विघटन हुआ, और जो स्थानीय सरदार थे, जिनको हम सामंत कह सकते हैं, उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, और उनकी शक्ति के वृद्धि का ये काल था। इसीलिए इस काल को, जो कि 2500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1850 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा, इसको सामंत काल भी कहते हैं। जो तीसरा काल था उसको नवीन युग भी कहते हैं। इसको हम मोटे तौर पर 1850 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 साढ़े 600 ईस्वी पूर्व तक रखते हैं। और इस काल के दौरान कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने न केवल यहाँ पे एक मजबूत स्थिति को स्थापित किया, बल्कि इसका साम्राज्य भी बढ़ाया। और इसी नवीन युग के दौरान आप देखेंगे कि 1000 ईस्वी पूर्व के आते आते ये सभ्यता जो है काफी फैल चुकी थी। इस सभ्यता का जो प्रभाव क्षेत्र था ये काफी आगे तक बढ़ चुका था। तो एक तरह से इस काल के दौरान शासकों ने साम्राज्य को बढ़ाने पे भी बल दिया। तो मोटे तौर पर ये एक सभ्यता है। इसमें अब बात निकल के आती है कि उनका जो राजनीतिक तंत्र था, उस तंत्र के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, वो एडमिनिस्ट कैसे करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसे चलता था। तो उसमें सबसे पहले, चूंकि मैंने राजतंत्र का जिक्र किया, तो राजतंत्र में तो शासक होगा, और जहां राजतंत्र होगा उसमें दो चीजें साथ साथ जुड़ जाती है आमतौर पे, कि ये देखना होता है कि क्या राजतंत्र के ऊपर अंकुश लगाने की कोई शक्ति है। तो यहाँ उस तरह की कोई वैधानिक संस्था दिखाई नहीं देती, जैसी संस्था हमें वैदिक ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति और विदत के रूप में दिखती है। तो यहाँ वो जरूर है कि पुरोहित वर्ग है, युवराज है, प्रधानमंत्री है, लेकिन राजा एक तरह से यहाँ भी निरंकुश होता था। दूसरा, राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया। अब जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा। राजा जो है उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से उसका बड़ा पुत्र या राज परिवार का ही कोई व्यक्ति, राजकुमार ही होता था। तो ये दोनों विशेषताएं कंसेप्चुअली अगर आप देखो तो मिस्र में आपको दिखाई देंगी कि वहाँ शासक वर्ग जो है, वो राजा जो है, जिसको फराओ भी कहा जाता था, वो निरंकुश भी है, और साथ साथ उसका जो व्यवस्था है वंशानुगत भी हो गई है। लेकिन ये तो हर राजतंत्र में आप देखेंगे ही कि ऐसा नहीं है कि राजा एक ही जगह बैठकर सारी व्यवस्था संभाल सके। तो ऐसी स्थिति में राजा की मदद के लिए वहां पे बाकायदा राज परिवार के व्यक्ति, यानी कि राजा के पुत्र को, राजकुमार को बाकायदा अलग से पद दिया जाता था। वो मदद करता था शासक की, और कहीं न कहीं ये उस प्रक्रिया का हिस्सा था कि राजा के जीवन काल में ही उसके बेटे को राजकुमार का या युवराज जैसा पद देकर उसको उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने का एक तरह से प्रयास था। उसके नेतृत्व में फिर एक पूरी एक टीम होती थी जो अधिकारी वर्ग की होती थी। इसके अलावा राजकुमार का पद जो होता था, इसके अलावा राजा की मदद के लिए एक प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद और उसके साथ साथ अधिकारी गणों का भी एक समूह होता था बाकायदा। जो मंत्री परिषद होती थी उस वक्त की, उसको शारू कहा जाता था। तो शारू के अंदर प्रधानमंत्री के अलावा दूसरे मंत्री भी शामिल होते थे। और बाद में कुछ ऐसा भी संकेत मिलता है 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास की फराओ ने, यानी कि शासकों ने 2-2 प्रधानमंत्रियों को भी नियुक्त किया है। ये पहला अपने आप में एक अद्भुत एग्जाम्पल है मिस्र की सभ्यता में कि यहाँ पे शासक वर्ग ने 2-2 प्रधानमंत्रियों को भी नियुक्त किया है। कार्य क्या रहे होंगे? प्रधानमंत्री चूंकि मंत्री परिषद का सबसे वरिष्ठ मंत्री था, वो राजा को सीधे रिपोर्ट करता था, हर महकमे की वो जानकारी लेता था, सारे मंत्री उसको रिपोर्ट करते थे, सही सूचना देते थे। कर वसूल करना, शांति व्यवस्था की स्थापना करना, न्याय व्यवस्था को देखना, ये सारा एक तरह से प्रधानमंत्री का कार्य था, जो अपने मंत्री परिषद और अधिकारी गणों की मदद से चलाता था। जहां तक राजतंत्र में सैनिक संगठन की बात आती है, तो आप देखेंगे कि उनका एक सैनिक संगठन जो था वो भी काफी मजबूत स्थिति में आपको दिखाई देगा। सैनिक शासन में आप देखेंगे कि यहाँ के जो शासक थे, हालांकि भौगोलिक रूप से चूंकि सुरक्षित थे, तो उनको ज्यादा बड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। चूंकि एक तरफ भूमध्य सागर हो गया, दूसरी तरफ सहारा डेजर्ट हो गया जो बहुत बड़ा है,
और इस तरफ लाल सागर हो गया। तो कुल मिलाकर प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी ये सभ्यता, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शासकों के समय में इस तरह की व्यवस्था की गई कि सैनिक प्रशासन को दुरुस्त किया गया। विशेषकर जो प्रांतों के अंदर जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जिनको नोमार्क कहा जाता था, और ये एक आमतौर पर राज परिवार के ही व्यक्ति होते थे, ज्यादातर राजकुमार होते थे या बहुत ही विश्वसनीय और योग्य व्यक्ति को फराव नियुक्त करता था जो प्रांत होते थे या स्थानीय स्तर के जैसे क्षेत्र होते थे उनमें। तो ज्यादातर जो शासक वर्ग था वो इन नोमार्कों की या पुरोहितों की सेना पे ज्यादा निर्भर रहता था, जो कि बहुत बड़ी नहीं होती थी। तो आमतौर पे यहाँ जो दिखाई देता है कि मिस्र के शासकों ने एक स्थायी सेना बनाने की तरफ ज्यादा प्रयास नहीं किया। हालांकि बाद में चलकर 18वें राजवंश के शासनकाल के आते आते कुछ शासकों ने एक स्थायी सेना बनाने की सोची, मजबूत सेना बनाने की सोची, और इसी दौरान एक नौसेना भी तैयार की गई पहली बार मिस्र के अंदर, जो नदी के द्वारा और समुद्र के द्वारा अपने इलाके की सुरक्षा करती थी। जहां तक सेना में बात आती है तो ये लोग, इनके पास पैदल सैनिक भी थे, ये संभवतः रथों का प्रयोग भी करते थे। इसके अलावा लड़ने के लिए वही सारे जैसे तलवार, ढाल, धनुष, बाण, भाले, है ना, फरसे, इस तरह के ये हथियारों का इस्तेमाल भी करते थे। तो अच्छे उत्कृष्ट कोटि के हथियार इनके यहाँ से मिले हैं। बहुत बड़े स्तर पे नहीं मिले हैं, लेकिन स्पष्ट है कि कहीं न कहीं वहाँ का सैनिक संगठन भी इस तरह का रहा होगा। जहाँ तक न्याय प्रणाली की बात आती है, जुडिशियल सिस्टम भी इनका काफी अच्छा था, और राजा तो सबसे बड़ा न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश होता ही था, लेकिन राजा की मदद के लिए फिर पुरोहित वर्ग और दूसरे योग्य व्यक्तियों को भी न्याय के क्षेत्र में नियुक्त किया जाता था। विशेषकर ऐसा लिखित स्रोत मिला है कि मिस्र की सभ्यता के दौरान लगभग 6 अलग अलग क्षेत्रों के न्यायालय थे। इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति फराओ द्वारा की जाती थी। प्रांतों के अंदर जो गवर्नर होते थे, जिनको नोमार्क कहा जाता था, वो न्याय के बड़े अधिकारी थे। और कई जगहों से मिट्टी की ऐसी पट्टिकाएं मिली हैं जिन पर न्याय से संबंधित आदेश लिखे हैं, और उनको आज भी उनको संरक्षित रखा गया है। तो इस तरीके से जो दंड व्यवस्था की बात आती है, तो कुछ राजवंश के शासकों ने पूरी दंड व्यवस्था को, किस अपराध की क्या सजा हो सकती है, उसको लिपिबद्ध करवाया, जो आज भी उपलब्ध है। आमतौर पे कठोर दंड दिए जाते थे। राजद्रोह सबसे एक तरह से बड़ा अपराध समझा जाता था और मृत्युदंड की सजा इसमें दी जाती थी। और मुकदमों के निर्णय से संबंधित जो इनके पेपिरस के पौधों से बनाए गए कागज के ऊपर कुछ निर्णय लिखे हैं, लिखित रूप में कुछ मिट्टी की पट्टिकाओं पे मिले हैं, तो उससे संबंधित जानकारी मिलती है। और वो आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हुए हैं कि किस तरह से अपने यहाँ का न्याय व्यवस्था चलाते थे। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि मिस्र की सभ्यता के जो लोगों का राजनीतिक जीवन है, उसमें फराओ जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फराओ विशेषकर दैवीय उत्पत्ति से जोड़ के रखता था अपने को, और जो सूर्य देवता रे होता था उसका अपने को प्रतिनिधि बताता था जनता में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकांश स्थानों के ऊपर जो फराओ होते थे उनकी एक तरह से पूजा भी होती थी, और बाकायदा इनका एक समाज में धार्मिक आधार पे भी एक बहुत बड़ा स्थान था। जहां तक मिस्र के लोगों के सामाजिक जीवन की बात आती है, तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या समाज में सब बराबर थे वहां पे। तो ऐसा तो किसी भी समाज में आमतौर पे दिखाई नहीं देता। तो वहां भी आपको एक सामाजिक वर्गीकरण दिखाई देगा, क्लासिफिकेशन इन सोसाइटी, जैसा कि इस स्लाइड में हमने दिखाया, एक पिरामिड के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि वहां समाज में एक वर्गीकरण है। आमतौर पे वहां भी 3 प्रकार के वर्ग आपको दिखाई देंगे। एक उच्च वर्ग है जिसमें फराओ यानी कि शासक, उसके संबंधित व्यक्ति, राज परिवार के व्यक्ति, बड़े पदाधिकारी, वो सब शामिल हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ग था मध्यम वर्ग, उसमें स्वतंत्र किसान हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारीगर हैं। और मिस्र में एक बहुत बड़ा वर्ग था जो क्लरिकल काम करता था, जो लिपिक का काम करता था, जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था, वो कहीं न कहीं उस मध्यम वर्ग में शामिल होता था। जो सबसे नीचे, जो सबसे बड़ा वर्ग था, उसमें बहुत छोटे जो किसान होते थे, जिनके पास बहुत कम जमीनें होती थी या जमीन होती ही नहीं थी, वो दूसरों के खेतों पे बटाई में काम करते थे या मजदूरी का काम करते थे, मजदूर वर्ग था, या दास वर्ग था। वो सब उस निम्न वर्ग में आते थे। विशेषकर जो दासों में जो युद्ध बंदी होते थे,
युद्धबंदी लोगों को एक तरह से दास्ता झेलनी पड़ती थी, उनको दासों की तरह कार्य करना पड़ता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मिस्र के समाज में दिखाई देती है, जो मेसोपोटामिया की सोसाइटी में दिखाई नहीं देती, कि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखाई देती है। वहां के तत्कालीन जो उल्लेख मिले हैं और जो पुरातात्विक स्रोत और अभिलेख मिले हैं, उनमें कहीं न कहीं इस बात का जिक्र है कि व्यक्ति अगर अपनी योग्यता के बल पर अपना स्थान बदलता है तो उसको इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी सोसाइटी में कि वो उच्च वर्ग में भी जा सकता था, वो मध्यम वर्ग में भी जा सकता था। ये एक नया संकेत जो इस मिस्र की सभ्यता में कहीं न कहीं हमें दिखाई देता है कि योग्य जो व्यक्ति होते थे, चाहे वो अब तक निम्न वर्ग में है, उनको उच्च श्रेणी के पदों पर भी नियुक्त किया जा सकता था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उनका सामाजिक वर्गीकरण काम करता था। जहां तक परिवार व्यवस्था की बात है, तो किसी भी समाज की ये पहली इकाई होती है परिवार। तो मिस्र का जो परिवार था वो भी पितृसत्तात्मक था। हालांकि समाज में बहुविवाह पद्धति भी प्रचलित थी, लेकिन ये संभवतः शायद उच्च वर्ग तक ही ज्यादा इसका प्रचलन था। और परिवार में तलाक लेने देने का अधिकार भी परिवार के सदस्यों को मिला हुआ था। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो परिवार पितृसत्तात्मक थे और घर का जो वृद्ध पुरुष होता था वो घर का मुखिया होता था और वो सारा व्यवस्था देखता था, कार्यों का विभाजन करना, किसको क्या काम करना है, किस तरह की व्यवस्था करनी है, सारे मामले वो देखता था। किसी भी सोसाइटी का जब समाज हम डिस्कस करते हैं तो उसमें बड़ा जरूरी होता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है, पोजीशन ऑफ वीमेन कैसा उस सोसाइटी में रहा है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि मिस्र की जो सभ्यता है इसमें महिलाओं की स्थिति ठीक दिखती है, अच्छी दिखती है। इसके पीछे वजह क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि महिला की स्थिति ठीक है? एक तो वहां के जितने भी स्रोत मिले हैं उसमें महिला को बड़े सम्मानित तरह से दिखाया गया है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो। साहित्यिक स्रोतों के अंदर, मूर्तियों के अंदर, चित्रों के अंदर और दूसरे अभिलेखों के अंदर महिलाओं को एक आदर के साथ दिखाया गया है। ऐसा भी संकेत मिलता है लिखित स्रोतों से कि लड़कियों की सहमति से ही आमतौर पर विवाह होते थे, लड़कियों को शिक्षा भी दी जाती थी, शायद उच्च वर्ग तक ही सीमित रही होगी लेकिन शिक्षा दी जाती थी, संपत्ति में अधिकार था लड़कियों का, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और कुछ संकेत तो ऐसे मिलते हैं यहाँ से कि पिता की मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती थी उसमें भी लड़की का पूरा अधिकार एक तरह से समझा जाता था। सामान्य समाज में एक विवाह पद्धति थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उच्च वर्ग में संभवतः बहुविवाह पद्धति थी और महिलाएं पढ़ लिख कर बहुत अच्छे पदों तक भी पहुंच सकती थी। बहुत ज्यादा उदाहरण तो नहीं मिले, लेकिन जैसे हरसेपसुट नाम की एक महिला का जिक्र आता है, प्रसिद्ध कोई महिला शासिका हुई है यहाँ की, तो वो कहीं न कहीं सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी भी दर्शाती है। यहाँ की महिलाएं कलाओं में भी प्रवीण होती थी, जो कि यहाँ के चित्रों और मूर्तियों से पता चलता है। तो कुल मिला के महिलाओं की स्थिति यहाँ अच्छी दिखती है। जहाँ तक आभूषण, श्रृंगार, खान पान और ये सब बातें हैं, रहन सहन, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड और ये सब चीजें उनके आर्थिक जीवन से ज्यादा जुड़ी हुई थी। समाज को जो उच्च वर्ग होता था उसका रहना सहना, खाना पीना वो अच्छे स्तर का होता था। वो बड़े घरों में रहते थे, घरों में अच्छे बर्तन, औजार, हथियार, फर्नीचर सब अच्छे स्तर के प्रयोग करते थे। उनके वस्त्र भी बहुत ही मूल्यवान होते थे। इसी तरह जो वो आभूषण पहनते थे वो भी बहुमूल्य धातुओं के होते थे। लेकिन सामान्य जनता में भी आभूषण पहनना, श्रृंगार करना, वो सब चीजें प्रचलित थी। वो अपनी स्थिति के हिसाब से करते थे। उनके आभूषण बहुत बहुमूल्य नहीं होते थे, उनका पहनावा बहुत महंगा नहीं होता था, लेकिन ये सब उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर लगभग चल रहा था। जहाँ तक मनोरंजन के साधनों की बात आती है तो मनोरंजन के साधनों में आप देखेंगे कि वहाँ पे गीत, संगीत, तीज, त्योहार, चूंकि धर्म का बहुत बड़ा रोल था इनके सामान्य जीवन में, तो सामाजिक उत्सव इस तरह के रहते होंगे, धार्मिक उत्सव इस तरह के रहते होंगे। बहुत से इस तरह के वाद्य यंत्र मिले हैं, बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें युवक युवतियों को सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है। मूर्तियों के माध्यम से भी, लेखों के माध्यम से भी पता चलता है कि वहाँ पे विविध प्रकार के मनोरंजन खेल थे, जैसे कि तैराकी एक विशेष खेल रहा होगा, कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते होंगे, तैराकी, नौका तैराकी, इस तरह का। और बच्चों के लिए खिलौने बहुत बड़े स्तर पर, वो लकड़ी के भी थे, वो पत्थर के भी थे,
वो पकी हुई मिट्टी के भी मिले हैं। तो इस तरह से मनोरंजन के विविध प्रकार के इनके साधन थे। पशुओं की लड़ाई कराना, पशुओं की दौड़ कराना, रथों की दौड़ कराना, ये इनके मनोरंजन के मुख्य साधन रहे होंगे। मिस्र की सभ्यता में भी जो समाज का, जैसा मैंने बताया कि सबसे जो निचला वर्ग था दास, वो एक प्रथा के रूप में कहीं न कहीं आपको दिखाई देगा। यहाँ भी दास प्रथा है। दास जो है वो बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे थे। दासता से मुक्ति बहुत मुश्किल से उनको मिलती ही नहीं थी। आमतौर पे एक दास की जो अगली पीढ़ी थी वो भी दासता में ही गुजर जाती थी। तो इस तरह से वहाँ दास प्रथा का जिक्र मिलता है। विशेषकर आप देखेंगे कि जो फराओ के द्वारा ये जो बहुत बड़े बड़े पिरामिड बनवाए गए, जो बहुत भव्य और बहुत विशाल होते थे, इन सब को बनाने में जो लंबे समय तक लोग लगे रहते थे, वो ज़्यादातर इस तरह के काम दासों से करवाए जाते थे। तो दास प्रथा भी वहाँ के समाज का कहीं न कहीं एक अभिन्न हिस्सा आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से उनके समाज के विविध पहलू हैं जो दूसरे सभ्यताओं के समाज में भी हमें दिखाई देते हैं। जहाँ तक मिस्र की सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की बात आती है, तो आर्थिक जीवन 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के आसपास हम डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा कि इस स्लाइड में मैंने दिखाया भी है कि बहुत से विविध प्रकार के कार्य वो सब चीज़ें, लेकिन जो मुख्य व्यवसाय था, जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा जो व्यवसाय किया जा रहा था, वो कृषि व्यवस्था था, खेती बाड़ी था। चूँकि ये एक नदी के किनारे पे एक तरह से उद्भूत हुई एक सभ्यता थी, तो यहाँ पे पानी की प्रचुरता थी। बाढ़ से काफ़ी दूर तक प्लेन कर दिया था नील नदी ने, इसीलिए हेरोडोटस ने इसको नील नदी का वरदान कहा है। पानी की उपलब्धता ने बहुत से विविध प्रकार के यहाँ फसलों को पैदा करने का अवसर दिया। फसलों में जैसे मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो गेहूँ, जौ, कपास, तिलहन, दलहन, फल, सब्जियाँ, पटसन, जैतून, खजूर और अंजीर विशेषकर यहाँ की प्रमुख फसलें थी। और इसके अलावा सरसों, मटर जैसी फसल भी यहाँ पे बोई जाती थी। तो फसलों का काफ़ी विविध एक तरह से। ये लोग सिंचाई के बारे में भी बहुत जागरूक थे, क्योंकि नदी के आसपास के जो समतल जो खेत होते थे, उन खेतों तक ये नालियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से ये पानी पहुंचाते थे। तालाब खोदकर भी पानी को प्रिजर्व किया जाता था। शडूफ का प्रयोग काफ़ी बार जब आप इस सभ्यता को पढ़ेंगे, एक ढेकुली भी उसको कहा जाता था। एक छड़ के द्वारा इस तरह से पानी निकाला जाता था नदी के किनारों से, और फिर उसको नालियों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता था। राजा लोग भी खेती को बचाने और खेती के संरक्षण के लिए पूरा प्रयास करते थे, क्योंकि यहीं से उनकी सबसे बड़ी आय होती थी। लगभग 10 से 12% भूमि कर लिया जाता था राज्य के द्वारा। तो कहीं न कहीं वहाँ कृषि व्यवस्था काफ़ी अच्छी स्थिति में थी। और जहाँ कृषि व्यवस्था होगी, स्वाभाविक है कि वहाँ पशुपालन भी एक तरह से मुख्य रहा होगा। तो पशुपालन में आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग वो सारे पशु पाले जाते हैं जो दूध के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, जिनसे दूध प्राप्त होता है। और पशुओं से जो खेती बाड़ी की जाती थी, बोझा ढोना या खेती करना, वो सारे जैसे कि गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, खच्चर, इस तरह के पशु ये सारे पाल रहे हैं। संभवतः ये लोग घोड़ों से प्रारंभ में परिचित नहीं थे, और ऊँटों से भी शुरुआत के जो उल्लेख मिले हैं, लगता है कि इन्होंने ऊँटों का भी प्रयोग नहीं किया। लेकिन बाद में 1000 BC के आसपास जब फारस के क्षेत्रों से इन पर आक्रमण होने प्रारंभ होते हैं, तो 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास के बाद ऐसा लगता है कि ये घोड़े और ऊँट से भी परिचित हो गए थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था पशुपालन का इनके आर्थिक जीवन में। और पशुओं से इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा भी लगता था। विशेषकर जो गाय होती थी, वो किस व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं, इससे उसका सामाजिक और आर्थिक स्तर तय होता था। इसके अलावा मांस के लिए जैसे मुर्गे, सूअर, मछली, इस तरह के चीज़ों को भी पाला जाता था। तो पशुपालन की इनकी अपनी एक अच्छी व्यवस्था थी। और जहाँ तक बात आती है हस्तशिल्प और उद्योग की, तो आप देखेंगे कि पशुपालन और कृषि व्यवस्था से संबंधित बहुत सी चीज़ों की जरूरत को पूरा करने के लिए वहाँ पे हस्तशिल्प भी है। हस्तशिल्प में आप देखेंगे कि लकड़ी से संबंधित काम है, कपड़ा बुनने का काम है, इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना है। मिट्टी के बर्तन बहुत उत्कृष्ट कोटि के बनते थे मिस्र के अंदर, और ये दूसरे देशों में निर्यात भी किए जाते थे। इसके अलावा बर्तन उद्योग अपने आप में बहुत बड़ा उद्योग था। धातु के विविध प्रकार के औजार, हथियार बनाना, यंत्र बनाना, कृषि से संबंधित यंत्र बनाना, हल, फाल, कसियाँ, हंसियाँ, वो बहुत व्यापक स्तर पे यहाँ खुदाई में मिले भी हैं।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री रहा होगा। भवनों को बनाने का अपने आप में एक बड़ा उद्योग रहा होगा, राजमिस्त्री जिसको कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत भव्य बहुत बड़े बड़े भवन बनाए हैं। उनको काटना छांटना, उन पत्थरों को आकार देना, उस उद्योग में भी उस वक्त हजारों की संख्या में लोग लगे हुए होंगे। तो बहुत बड़े स्तर पर ये संभवतः लोहे से परिचित थे। इस तरह के कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ संकेत मिले हैं कि मिस्र की सभ्यता यद्यपि कांस्ययुगीन सभ्यता है, लेकिन यहाँ लोहे से लोगों का परिचय था, लेकिन लोहे का व्यापक स्तर पे इन्होंने प्रयोग नहीं किया। प्रयोग में ज्यादातर इन्होंने तांबा और कांसा ही किया है, इसीलिए ये कांस्ययुगीन सभ्यताओं में आती है। विशेषकर इस सभ्यता की एक जो विशेषता है कि यहाँ पेपिरस नाम के पौधे से बड़े स्तर पर कागज बनाने का उद्योग भी था, और ये निर्यात भी करते थे। कागज पेपिरस के पौधों को गलाकर उनकी टहनियों को लुगदी बनाते थे, और लुगदी को सुखाकर फिर ये कागज एक तरह से बनाते थे। उसके रोल मिले हैं, एक तो ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत बड़ा एक रोल, पेपर रोल रखा हुआ है, जिसमें कागज को सुखाने के बाद गोल करके उसको एक तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम बनाने के लिए उसको यूज किया जाता था। तो इस तरह से आप देखेंगे खिलौने बनाने का या कुंभकार का काम है, फर्नीचर बनाने का, जुलाहे का, ये बहुत बड़े बड़े स्तर के उद्योग यहाँ पे रहे होंगे। और जब उद्योग धंधों में, हस्तशिल्प में जब अतिरिक्त उत्पादन होता है तो उससे क्या होता है, फिर व्यापार होता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद अतिरिक्त उत्पादन को, सरप्लस प्रोडक्शन को फिर ट्रेड के लिए रखा जाता है। तो व्यापार का जो स्वरूप है दोनों तरह का है। आंतरिक व्यापार भी है, यानी कि मिस्र के लोग आपस में एक दूसरे क्षेत्रों से भी चीजों को खरीदते बेचते थे, और विदेशी व्यापार भी है कि मिस्र के लोग हड़प्पा से, मिस्र के लोग मेसोपोटामिया से, या अपने आसपास के अफ्रीका महाद्वीप के दूसरे क्षेत्रों से, सीरिया के क्षेत्र से, तुर्की के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से भी चीजों का लेन देन करते थे। चूंकि ये सभ्यता नदी के किनारे थी और समुद्र भी तट नजदीक लगते थे, तो जल परिवहन इन लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से परिवहन का साधन था। और आयात विशेषकर अगर मैं बात करूं तो भारत से जैसे ये सोने का आयात करते थे, तांबा मंगवाया जाता था, मसाला बहुत प्रमुख वस्तु थी जो यहाँ आयात की जाती थी भारत से। इसके अलावा रंग मंगवाए जाते थे। अंतोलिया क्षेत्र जो नजदीक पड़ता था वहां से चांदी मंगवाई जाती थी। निर्यात में ज्यादातर यहाँ से मिट्टी के बर्तन, कागज, जैतून, अंजीर, कपास, इस तरह की चीजें ये निर्यात करते थे। इस स्लाइड में आप देखेंगे कि नीचे जो मैंने चित्र लगा रखे हैं, इनमें विविध प्रकार के कार्यों को करते हुए, चाहे कृषि हो, चाहे धातु पिघलाना हो, इस तरह के कार्यों को करते हुए, मंडियों को लगाते हुए लोगों को दिखाया गया है। जहाँ तक विनिमय की बात आती है तो स्थानीय व्यापार ज्यादातर वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के छल्ले जैसी एक मुद्रा का प्रयोग भी कर रहे थे ये। और अच्छी बात ये थी कि यहाँ के रिकॉर्ड से मिलता है कि ऑर्डर देते थे ट्रेड के लिए, रसीद दी जाती थी बाकायदा। कलरिकल वर्ग पूरा बही खाता और लेखा जोखा रखता था। हुंडी जैसी चीज का भी ये प्रयोग करते थे कि लिखित में कोई राशि लिख के दे देते थे और व्यापारी दूसरी जगह उतनी राशि को प्राप्त कर लेता था। ये कुछ अनोखी चीजें थी जो इनके आर्थिक जीवन में आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से एक समृद्ध आर्थिक जीवन आप मिस्र की सभ्यता में देख सकते हैं। जहां तक उनके धार्मिक जीवन की बात है तो लगभग धार्मिक जीवन वैसा सा ही है जैसा उनके समकालीन हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में दिखाई देता है। विविध प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती है, वर्शिप ऑफ द वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस, इसको पॉलिथीज्म भी बोल सकते हैं। और उसमें प्राकृतिक जो देवता थे जैसे कि सूर्य देवता, उसको रे के रूप में, चंद्रमा सिन के रूप में, ओसिरस नाम का देवता जो नील नदी को ओसिरस देव के रूप में पूजते थे, आकाश को नूत के रूप में पूजते थे, पशुओं को भी गाय, बाज, सर्प, बैल, बकरे, है ना, खजूर, यहाँ तक कि खजूर जैसी फसल को भी पूजते थे। जो मैंने स्लाइड दी है इसके कोने में भी आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र दिए गए हैं लगभग ये वो चित्र हैं जो कहीं न कहीं वानर है, ये वो एक पवित्र जीव के रूप में इनकी प्रकृति की भी पूजा करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह इस सभ्यता में भी जो पुजारी वर्ग और पूजा स्थल थे उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि पुरोहित वर्ग जो था वो एक तो फराव का सलाहकार का काम करता था, वो न्याय के मामले में भी फराव की मदद करता था। तो बहुत बड़े स्तर पर मंदिरों के पास जो उस वक्त के मंदिर थे उनमें दान दक्षिणा आती थी, उनका बहुत सम्मान था, और शिक्षा देने के काम से भी ये जुड़े हुए थे। तो पुजारी वर्ग का इनके लोगों के धार्मिक जीवन में एक विशेष स्थान था। और जहाँ पे इस तरह की चीजें प्रचलित होती हैं तो वहाँ कुछ अंधविश्वास, कुछ जादू टोने, इस तरह की चीजें भी
आप देखेंगे प्रचलित हो जाती हैं। जैसे कि इन लोगों का भी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास था, इसलिए कब्रों में ये वो सारी चीज़ें रखते थे जो उनको जीवन में ज़रूरत थी। जो बड़ी बड़ी कब्रें मिली हैं, पिरामिड असल में कब्र ही हैं, बड़े जो फराओ शासकों और राज परिवारों के लिए बनाई जाती थी। तो उसमें बहुत बड़े बड़े कक्षों के अंदर जहाँ उनकी डेड बॉडीज को लिटाया जाता था, दफनाया जाता था, उनके साथ बड़े स्तर पर विभिन्न प्रकार के आभूषण और विभिन्न प्रकार की भौतिक जरूरत की वस्तुएं वो रखते थे। तो कहीं न कहीं ये उनके पुनर्जन्म या परलोक, इस तरह की चीजें, या आत्मा की शांति, भूत प्रेत जैसी चीज, शायद उनके भी यहाँ समाज में, धार्मिक जीवन में इस तरह की चीजें प्रचलित रही होंगी। ताबीज जैसे कुछ इस तरह के आभूषण यहाँ से भी मिले हैं जो संभवतः बुरी शक्तियों से बचाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाते थे। जहाँ तक मृतक संस्कार की बात आती है तो मेसोपोटामिया की तरह यहाँ भी जो उच्च वर्ग के विशेषकर लोगों की जो मृतक संस्कार थे वो बड़े स्तर पर किए जाते थे, बड़े ही एक परंपरा और कर्मकांड के साथ, और उनको बड़े राजसी ठाट बाट के साथ एक तरह से दफनाया जाता था। और डेड बॉडीज को, ये इनकी एक यूनिक जो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स है इस सभ्यता का, कि उन्होंने रसायन के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ली थी कि डेड बॉडीज को ऐसे द्रव्यों में लपेट कर, पट्टियां बांधकर सुरक्षित रखा जाता था कि वो हजारों साल के बाद भी जब अब खोदी जा रही है, निकाली जा रही हैं, तो लगभग वो उनका शरीर जो है, वो ढांचा जो है वो एक तरह से सुरक्षित मिला है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये उनकी उपलब्धि थी। तो यहाँ आपको धार्मिक जीवन में विविध प्रकार की विशेषताएं दिखाई देंगी। और जब ये इतनी बड़ी सभ्यता आप देखेंगे तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इन लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और जब संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि ये सभ्यता सबसे लंबे दौर में रही है, लगभग ये समझो कि सीधे सीधे 3000 साल के लगभग 2500 वर्षों के दौरान ये अपने अवस्था में रही है। तो इस सभ्यता के दौरान विविध प्रकार की कलाओं का, विविध प्रकार के लिपियों का, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी यहाँ पे काम हुआ है। जैसे अगर हम बात करें लिपि के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि यहाँ अनेक प्रकार की लिपियाँ क्रमबद्ध तरीके से मिली हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। 900 के करीब ऐसे सांकेतिक शब्द मिले हैं जो कहीं न कहीं प्रारंभिक लिपि में काम करते थे। इसके बाद फिर कहीं न कहीं चित्राक्षर जैसी लिपि, जो कि लगभग 2000 के करीब ऐसे चित्राक्षर मिले हैं, जिसमें भावबोधक भी थे, ध्वनि बोधक भी थे, संकेत बोधक भी थे। और जो शब्दांश लिपि और बाद में द्रुत लिपि जो अस्तित्व में आई, इसमें तो 24 अलग अलग प्रकार की वर्णमालाएं भी थी। तो लिपि के क्षेत्र में इस सभ्यता ने बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। और बाद में जो सबसे ज्यादा लिपि पॉपुलर हुई, जिसको हम किलाक्षर कहते हैं, जो नुकीली किसी वस्तु से उकेर कर लिपि लिखी जाती थी, क्यूनिफॉर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो लिपि के क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया। और जहाँ लिपि का इतना जबरदस्त विकास होगा तो स्वाभाविक वहाँ शिक्षा और साहित्य पे भी काफी काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पाठशालाओं की स्थापना बाकायदा शासकों के संरक्षण में होती थी। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ गणित के साथ साथ विज्ञान, दर्शन, राजनीति, धर्म, इन सब की शिक्षा भी दी जाती थी। क्योंकि पेपिरस से कागज बनाना जानते थे तो इनके लिए पुस्तक रूप में उनको ज्ञान को आगे बढ़ाने में भी आसानी हो गई थी। और फिर साहित्य भी बहुत अच्छा लिखा गया, चाहे वो धार्मिक हो चाहे लौकिक हो। नाटक के रूप में कविता, गीत, आख्यान, युद्धों का वर्णन, नैतिकताओं से संबंधित बहुत सी यहाँ साहित्यिक चीजें मिली हैं। प्रार्थनाएं हैं देवताओं को खुश करने के लिए। विशेषकर 2-3 किताबें बड़ी पॉपुलर हैं, द बुक ऑफ द डेड एंड द कैफिन टेस्ट। वैसे ये मूलतः अंग्रेजी में भी हैं, लेकिन ये उनकी अपनी लिपि और भाषा में उस वक्त लिखी गई थी, जिनका बाद में ये ट्रांसलेशन हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे शिक्षा और साहित्य में काफी प्रगति हुई। विज्ञान के क्षेत्र में आप देखेंगे कि खगोल में ये ग्रह नक्षत्रों का इनको अच्छे से ज्ञान था। 365 दिन का साल होगा और 12 महीने उस साल में होंगे, 1 महीना 30 दिन का होगा। ये मोटा मोटा उन्होंने अपना एक कैलेंडर बना रखा था और कैलेंडर के बारे में काफी जानकारियां मिली हैं। अलग अलग शासकों के समय का अलग अलग कैलेंडर भी मिला है। यहाँ तक कि इन्होंने छाया घड़ी भी बना ली थी समय को देखने के लिए। चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखेंगे कि पेपिरस के कागज पर ये विविध प्रकार के चित्रों के द्वारा शरीर संरचना, शरीर के अंदर के सब अंगों की जानकारी इनको थी। शरीर को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए विविध प्रकार के रासायनिक द्रव्यों में लपेट कर, ये सब लोग जानते थे। हालांकि बहुत ज्यादा मेडिकल का यहाँ विकास नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर ये तंत्र मंत्र और इस तरह की चीजें ज्यादा थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि ये विविध प्रकार की बीमारियों से संबंधित नुस्खे लिखते थे, ताकि वो अगली पीढ़ी तक उस चीज को बढ़ाया जा सके। जहां तक बात आती है कला के क्षेत्र में, वास्तुकला की,
तो वास्तुकला में भी आप देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण, एक तो भव्यता के स्तर पर आप देखेंगे तो पिरामिड अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इनकी वास्तुकला के क्षेत्र में देन का। बहुत बड़े बड़े स्तर के पिरामिड, विशाल शिलाओं को एक तरह से तराशना, उनको फिर इस रूप में देना। तो जैसे गिजा का पिरामिड है, वो बहुत विशाल पिरामिड है, और उस पिरामिड से एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सभ्यता में वास्तुकला का विकास हुआ। इसमें चिनाई के लिए चूना पत्थर का भी प्रयोग करते थे, प्लास्टर का भी प्रयोग किया जाता था, घरों को अंदर से सजाया भी जाता था, रंगीन चित्रों को भी बनाया जाता था। तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात थी। जहां तक गिजा पिरामिड की बात है, जो कि शासक खुफू के समय में था, 13 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल परिसर में ये एक बहुत बड़ा पिरामिड था। बताते हैं कि 1 लाख कारीगर लगभग 20 सालों तक लगे रहे थे, और लगभग 2.5 टन के 23 लाख के करीब पत्थरों से इस पिरामिड को बनाया गया था। तो ये अपने आप में एक विशालता है। और इस तरह के बहुत से और पिरामिड भी मिले, 80 के करीब पिरामिड अब तक खोजे जा चुके, जो इनकी वास्तुकला पे, इनके महलों की भी जानकारी इस तरह से मिलती है। मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में भी काफी प्रगति आप देख सकते हैं। मूर्तियों में विविधता है, आम जनता से जुड़ी हुई मूर्तियां भी हैं, पशुओं की हैं, पक्षियों की, लेकिन सबसे ज्यादा देवताओं की मिली हैं। वो मिट्टी को पका के भी बनाई गई हैं, वो पत्थरों को तराश के भी बनाई गई हैं, और वो धातु की मूर्तियां भी हैं। विशेषकर जो गिजा पिरामिड के सामने शासक खुफू की जो मूर्ति है, उसमें उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा शेर का दिखाया गया है, और चेहरा जो है वो उस तरह से दिखाया गया है शासक के रूप में। चित्रकारी वो बर्तनों पे भी करते थे, पिरामिडों की दीवारों पे, महलों की दीवारों पे विविध रंगों का प्रयोग करते थे। रंग तो विशेषकर भारत से मंगवाए जाते थे, और आम जनता से संबंधित चित्र भी कहीं कहीं उनके जीवन में दिखाई देते हैं। तो कला के क्षेत्र में भी आप देखेंगे उनका बहुत बड़ा योगदान है, और पिरामिड के रूप में जो विरासत उनकी है वो आज तक कहीं कहीं हमारे पास है। तो कुल मिला के ये सभ्यता जो काफी लंबे समय तक रही, नील नदी के किनारों पर जिसका जन्म हुआ, इसका विश्व इतिहास में एक महान स्थान है, एक बड़ा स्थान है, और एक कड़ी का काम कर रही है। इस अफ्रीका महाद्वीप में आगे आने वाले समय में जो लोह युग शुरू हुआ, तो एक बीच की कड़ी का काम, राजतंत्र के एक नए आयाम स्थापित किए गए इनके द्वारा, एक कल्याणकारी राजतंत्र की भावना। दूसरी तरफ एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी वर्गीकरण में थी, तो सामाजिक गतिशीलता भी बनी रही। एक समृद्ध आर्थिक सभ्यता की नींव थी, जिसमें धर्म भी इनका अपना एक एकता को बढ़ावा देने वाला था। विशाल पिरामिडों के रूप में इन्होंने दुनिया को एक बड़ी धरोहर दी है, जो आज भी हमारे सामने है। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे, विशेषकर 25वें 26वें राजवंश के बाद धीरे धीरे इस सभ्यता में कुछ आंतरिक कमजोरियां आई, और धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन होने लगा। इसी दौरान फारस क्षेत्र से, यूनान क्षेत्र से इन पर आक्रमण हुए, और एक दौर ऐसा भी आया कि आगे चलकर 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में रोमन लोगों ने इस सभ्यता पर अधिकार कर लिया, और ये महान सभ्यता रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गई। तो इस तरह से साथियों आप इस सभ्यता को पढ़ सकते हैं। आपने इस लेक्चर को पूरे ध्यान से सुना और समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।